आज की पर्टिकुलर क्लास से पता चलने वाला है कि आप कितने पानी में हो। जी हां, मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि आज की जो टॉपिक है ना वो सबसे इजीएस्ट टॉपिक में से एक है। तो अगर आज की क्लास में आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया तो डेफिनेटली ये मान सकते हैं कि हाँ कुछ तो चांस है आपका। बट अगर इसमें भी आपका स्कोर बहुत खराब आता तो लिटरली बोलूंगा भाई शायद संकट में है। ठीक है, आप ये बात खुद समझ जाओगे क्योंकि आज की टॉपिक है आईसीटी। सबसे इजिएस्ट टॉपिक में से एक है पेपर वन की। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की रिजल्ट आउट हो चुकी है। आप में से जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जिनका नेट या जीआरएफ क्लियर हो गया, सबसे पहले तो उनको ढेर सारी बधाई हो। अगर उनमें से आप भी एक हो तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं हो, आप खुद सोच के देखना, अगर आपका नेट नहीं निकला है, आपको उसी लेवल की पढ़ाई यहां पर भी करनी है। आप खुद सोच के देखो भाई, जेट के लिए क्या लगता है, नॉर्मल पढ़ाई करने से काम चल जाएगा। अगर आंसर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि किस्मत के भरोसे आप चल रहे हो। लेकिन अगर आंसर ना है तो कर क्या रहे हो। गिन करके 2 महीने बचे, 2 महीने भी नहीं बचे हैं, छुट्टी वगैरह सब मिला लूंगा तो गिन करके 30 से 40 दिन आपके पास हाथ में है। भाई 30 से 40 दिनों में सिलेक्शन लेना है तो डट के मेहनत करने की नीड होगी। अदरवाइज बॉस सिलेक्शन की तो बैंड बजने वाली है। मौका 19 साल बाद है, 1-2 दिनों के बाद नहीं आया, दोबारा शायद आपके पास अपॉर्चुनिटी ना होगा। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए और पेपर वन की स्पेशल सीरीज जो मैं आपके साथ में कंडक्ट कर रहा हूं। कितने बजे क्लास होती है भैया, याद रखिएगा, 7:45 में। वीक में 3 दिन में आपके साथ मॉर्निंग में कनेक्ट होता हूँ पेपर वन लेकर के, और पेपर टू कॉमर्स के लिए 3 दिन सुबह कनेक्ट होता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक अपनी सारी क्लासेस नहीं देखी है, आज की सेशन हमारी कितनी है, सेशन फिफ्थ होने वाली है। 4 सेशंस ऑलरेडी हमने किया है अलग अलग यूनिट्स को लेकर के, जरूर जाकर के देख लेना। जैसे ही सारी सारी यूनिट खत्म होती है फिर हम लोग मॉक टेस्ट पे उतरेंगे, पूरा का पूरा मिक्स लेकर के, ताकि अच्छे से तैयारी कर लो। ना केवल जेपीएससी जेट के लिए बल्कि जो जून 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए भी आज की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, और टेलीग्राम ग्रुप या एलएस एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लेना है फटाफट। पेपर वन के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, पेपर वन की स्पेशल बैच ऑलरेडी आप लोगों के लिए गोइंग ऑन है। रैपिड फायर, चूंकि समय कम है, जेट को ध्यान में रखते हुए 29 मार्च को भैया आपका एग्जाम होना है, तो अपने आप को उसके हिसाब से रेडी कर लो। ठीक है, 29 मार्च को एग्जाम होना है तो अपने आप को फटाफट रेडी कर लो। इसमें आपको कंप्लीट चीजें मिलने वाली है, 10 यूनिट्स, थ्योरी, टेस्ट, नोट्स, ठीक है ना, 3,000 से ज्यादा एमसीक्यूज, लाइव मैराथन, फुल मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 999 में। राइट। कोई कोड की नीड नहीं है, कोड हट गया भैया, कोड की नीड नहीं है, सुनिश्चित रहो। और जिन्होंने बुक नहीं मंगाया, प्रैक्टिस सेट जाकर के बुक मंगवा लो। ठीक है, चलो। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो खैर स्पेशल बैचेस चल ही रहा है उनका, तो उनको तो खैर कहना ही नहीं है, उनका तो अलग से बैच चल रहा है। रैपिड फायर पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों कवर अप होने वाला, और वो भी स्पेशल डिस्काउंट्स में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशंस को। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो, आज के सेशन में आपको चैलेंज करता हूं, देखता हूं कितने आपको लाते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे ना। चैलेंज है आपका कि आप कितने क्वेश्चंस लाते हो, कमेंट करके बताना। अगर 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 18+ स्कोर ना आपका आए तो समझना भैया कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इजीएस्ट टॉपिक में से एक है, आईसीटी यानी कि कंप्यूटर। ठीक है ना, सबसे इजी है पेपर वन का भैया, यहां भी नहीं करोगे तो कहां करोगे। एक ये है, एक रीजनिंग है, ये सब ना इजी वाले पार्ट है भैया, अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल। आप सबने आज नहीं तो कल जीवन में कभी ना कभी तो ईमेल सेंड किया ही होगा, है ना। ईमेल आईडी सबके पास है, बिना ईमेल आईडी का आप तो यूट्यूब भी नहीं चला सकते हो। तो यूट्यूब चला रहे हो और चैनल सब्सक्राइब करके रखे हो, मतलब आपने ईमेल डाला हुआ है। तो ईमेल आपने भेजा, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ द फॉरवर्ड ऑप्शन। ये फॉरवर्ड ऑप्शन आता है, व्हाट्सएप भी चलाते हो ना, व्हाट्सएप किसी को भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो। अब व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड करना, आपने ध्यान दिया हो अगर तो, एक मैसेज है आपके पास, ये नॉर्मल मैसेज है, ठीक है ना। यहां पर एक हमारे पास फॉरवर्ड बटन होता है। जब भी आप किसी को फॉरवर्ड करते हो तो यहां पर ना ऊपर में एक अलग से फॉरवर्ड लिखा हुआ आ जाता है, लिखा हुआ आ जाता है। कभी चेक किया व्हाट्सएप में? किया ही होगा, ईमेल में नहीं किया, चलो व्हाट्सएप में तो किया है। सेम सिनेरियोस के आधार पर इसको बताओ, एकदम उसी के आधार पर इसको बताओ, फॉरवर्ड का ऑप्शन कब आएगा? जब आपने फर्स्ट टाइम उसको भेजा होगा, यानी कि वो आपका ओरिजिनल होगा। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप में मैसेज करते हो ना, क्या कर रहे हो, कैसे हो, हाय हेलो, कुछ मैसेज करते हो। जैसे कि मैंने कहा कि जेपीएससी जेट वाली जो बुक मंगवानी है तो मैसेज कर दो जेट बुक लिंक, आपके पास बुक लिंक आ जाएगी। तो ये आप फर्स्ट टाइम करोगे मुझे मैसेज, राइट।
तो जब भी आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो मेरे दोस्त, तो वो तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब हम किसी को दोबारा भेजते हैं तो फॉरवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड ऑप्शंस कब हम हमारे पास क्रिएट कर सकते हैं, या फॉरवर्ड रोल कब क्रिएट होता है, जब हम ओरिजिनली क्रिएट करते हैं, जब हम ओरिजिनली फर्स्ट टाइम बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सेंड द डायरेक्ट रिप्लाई, रिप्लाई की बात हो रही है तब तो फॉरवर्ड के लिए काम नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। मूव ईमेल मैसेज इनटू द डिलीटेड आइटम, भाई डिलीट आइटम से मैं खत्म कर दो, ये भी नहीं होगा। सेंड एंटायर ओरिजिनल ईमेल टू अ कंप्लीटली न्यू, ठीक है ना, कंप्लीटली न्यू होगा, बिल्कुल न्यू होगा, तभी जाकर के फॉरवर्ड के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? सी सबका आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तब तो भैया दिक्कत वाली बात है, पहले ही बोल चुका हूं। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ ईमेल स्पूफिंग ड्यूरिंग फिशिंग अट्रैक्ट? यानी में क्या बोला जा रहा है, जब हम फिशिंग हमले की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं सर? फिशिंग अट्रैक्ट की बात, अटैक्स की बात करते हैं। फिशिंग जो हमारा अटैक्स है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, आपके ईमेल में ना एक स्पैम वेयर का जगह दिया होगा, स्पैम मेल का। तो वो है क्या चीज, कि जहां पर आपके जो ईमेल कंपनी को लगता है ना कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, वो ईमेल वहां पर डाल देती है, जीमेल जो भी हमारी गूगल है वो उसको वहां पर डाल देती है। तो क्वेश्चन ये है कि स्पूफिंग का ड्यूरिंग द जो अटैक है आपके ईमेल पर हो रहा है, जो फिशिंग अटैक हमारे ईमेल पर हो रहा है, इसका मुख्य मकसद इनमें से क्या होता है, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। अब ये है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये है क्या। फिशिंग अटैक और स्पूफिंग दोनों में समझिए। फिशिंग अटैक मतलब एक तरह से आपको पकड़ने की बात हो रही है, हम आपको पकड़ते कर, सिंपल सी भाषा में, कभी आप लोगों ने मछली पकड़ा है? एकदम सिंपल समझाता हूँ। कभी मछली पकड़ा है? मछली में भी वो भी जो कांटे से फंसाते हैं, जो सिंगल हिक से लेकर के कुछ इस तरह का डंटी रहता है, इसके ऊपर हमारा रस्सी लगा हुआ होता है, ठीक है ना, और नीचे जाकर के, नीचे जाकर के यहाँ पर एक इस तरह का जैक लगा हुआ होता है, और इस पर हम चारा डालते हैं। क्या डालते हैं? चारा डालते हैं, ठीक ना। हमने एक चारा डाल दिया, और इसको देख करके कौन अट्रैक्ट होती है भैया? एक फिश ना अट्रैक्ट हो रही है इसको देख करके। इसे अच्छा नहीं बनाया बट फिर भी चलो ठीक है। एक फिश ना इसको देख के अट्रैक्ट हो रही है, वो इस खाने को देखती है और अट्रैक्ट होती है और उसको पकड़ लेती है। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या चीजें हैं, ये खाना देख करके ये मछली अट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये जो खाना है वो मछली के लिए, और मछली को उस पर ट्रस्ट पैदा हो रहा है कि भाई मेरे लिए खाना आया है। उसने इस कांटे को ध्यान नहीं दिया, उसने इस कांटे को ध्यान नहीं दिया, बस इस खाने को ध्यान दिया। वो कीड़ा जो भी, या फिर जो भी उसके लिए खाना था ना, उसने उस खाने को ध्यान दिया और उस पर जाकर के वो पकड़ती है और पकड़ती है और वो फंस जाती है। सेम वही चीज है, मतलब हम ट्रस्ट सोर्सेज से हमें ईमेल मिलता है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए होगा, और कहीं ना कहीं ईमेल किसी भरोसेमंद सोर्स से आया हुआ दिखाया जाता है, ताकि आप उसमें क्लिक करें और उसके बाद आप उसमें फंस जाए। ठीक है, दैट्स वाई। क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट। हमारे पास अलग अलग एक्सटेंशंस दिए हुए हैं, ठीक ना। फॉलोइंग द इंडिकेट्स, यहाँ पर हमारे पास अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर एक्सटेंशंस, अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है वो ग्राफिक फाइल के लिए इस्तेमाल होता है? ग्राफिक फाइल फॉर्मेट के लिए, ग्राफिक फाइल्स के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ। ग्राफिक मतलब जहां पर इमेजेस हो, वीडियोस हो, ठीक है ना, वो सब चीजें ग्राफिक्स में आती हैं। जहां पर इमेज होगा, वीडियोस होगा, वो सब चीजें आएंगी। जैसे कि पीएनजी, जीआईएफ और जेपीजी, ये हमारा ग्राफिक्स वाला पार्ट है, मतलब ये तीनों के तीनों इमेज वाले हैं, ये तीनों के तीनों इमेज के लिए हैं। और इमेज ग्राफिक्स का सबसे बेस्ट पार्ट है। आप इसमें इमेज ले सकते हैं, आप इसमें वीडियो ले सकते हैं, ठीक है, आप इसमें से दोनों से कोई भी ले सकते हैं, कोई इशूज नहीं है। अच्छा, पूरी की पूरी जितनी लिस्ट है यहाँ पर मैंने सारा का सारा डाल दिया, जितने भी आपके पास वहां थी ना वो सब का सब डाल दिया। ध्यान से देखो, बड़े काम का है ये वाला, आपको भाई याद होना ही चाहिए किसी भी हाल पे, मैं पहले बता दूं, ये याद होना ही चाहिए। डॉट टीएक्सटी, ये बेसिकली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल के लिए इस्तेमाल होता है, डॉट टीएक्सटी का। डीओसी बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि ओरिजिनली ऑफिशियल है हमारा एमएस वर्ड का, वो ले आता है। पीडीएफ, जो पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि जितनी भी हमारी क्लासेस होती है हम आपको देते हैं तो पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, तो पीडीएफ हो गया। डॉक, डीओएक्स, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, दो अलग अलग है।
ये MS वर्ड ये भी है, बट ये न्यू वर्जन्स पे काम करता है। ये पुराने वर्जन्स के लिए, ये न्यू वर्जन्स के लिए, दोनों है एक ही चीजें, दोनों MS वर्ड का ही है, बट वर्जन्स का अलग है। PNG बेसिकली एक इमेज फॉर्मेट है, इसका नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फुल फॉर्म याद रखना है जहां जहां फुल फॉर्म की नीड है। PPT, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये PPT इस्तेमाल करके मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो PPT क्या, पावर प्रेजेंटेशन, जो कि पिक्चर को एक तरह से प्रेजेंट करता है आपके लिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए डॉट AXLS ये इस्तेमाल हो गया। PPT, केवल PPT और PPT X दोनों में डिफरेंस है, ध्यान समझिए। अगर हम 1997 से लेकर के 2003 तक का ऑफिस यूज करते हैं तो PPT कहलाता है, लेकिन वहीं हम उसके अपडेटेड वर्जन में आते हैं तो PPT X कहलाता है। जैसे कि ये अभी जो क्लास है वो PPT X में बना हुआ है, ठीक है। तो वो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। अगर मैं बात करूं MP3, जो कि एक ऑडियो वर्जन है हमारा, एक क्या है, एक ऑडियो वर्जन को दिखलाता है। ये तो आप सबने सुने हुए, MP3 प्ले करो यार, ठीक है। JPG ये बेसिकली इमेज के लिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, ये कहलाता है JPG, फुल फॉर्म से याद रखेंगे। WAV ये भी हमारा एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, जो कि वेब फॉर्म में कहलाता है। फिर हमारे पास HTML, ये वेबसाइट्स के लिए होता है, वेब पेज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर MP4 ये हमारे वीडियोस के लिए होता है, वीडियो प्ले के लिए होता है। GIF जो हमारे क्वेश्चन का आंसर था, जो कि हमारे ग्राफिक इंटरचेंजेस फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल होता है। और TIFF यानी कि जो हमारा ट्रेड इमेज फाइल्स फॉर्मेट के लिए होता है। देखो भाई, जितने भी वहां पर मैंने लिए थे ना, वो सब के सब मैंने यहाँ डाल दिए हैं। अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि ये इनसे एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका, हर बार आता है, हर बार आता है। इस बार के दिसंबर वाले सेशंस में भी जो बच्चे अटेम्प्ट किए उनको भी पता है कि सर इस तरह से क्वेश्चंस आए थे, तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव मैटर सेंड थ्रू ईमेल, द सेंडर शुड, क्या बोला जा रहा है, ईमेल भेजे गए अगर उसमें कुछ संवेदनशील मामले अगर डाले गए हैं तो सुरक्षा के लिए भेजने वाले को क्या करना चाहिए। मतलब आप किसी को कुछ सीक्रेट बातें भेज रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप में आता है ना इनक्रिप्शन वाला ऑप्शन, ये तो ईमेल है, ये तो ईमेल में बात कर रहे हैं खैर हम लोग, बट मैं आपको समझाने के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, समझो। व्हाट्सएप में आजकल क्या आता है, इनक्रिप्शन वाला ऑप्शन आता है, 24 घंटा में ऑटोमेटिक मैसेज डिलीट हो जाएगा। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या आपने अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, घर वाला कोई पढ़ ना ले, तो भाई आपने क्या किया, भाई 24 घंटे में अपने आप डिलीट हो जाना है, टेंशन ही खत्म है सारा। प्लस फोटोज को भेजो, सामने वाले ने ओपन किया, एक बार ओपन किया, दोबारा वो ओपन ही नहीं कर सकता है, वो खत्म हो जाएगा। ये वाला ऑप्शंस भी आता है ना, तो भाई इससे क्या ना, आपने अपनी सिक्योरिटी बना करके रखी है। हाँ, सारे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले को पता होगा, यस सर ऐसा वाला तो होता है सर, ठीक है ना। एग्जैक्टली भाई, मुझे पता है कि आप लोग यूज करते भी हो। कितने लोग यूज करते हैं कमेंट करके बताओ। यस सर, वो वन टाइम इमेज ओपन वाला हम यूज करते हैं और 24 घंटा हमारा लगा हुआ है सर, 24, पता नहीं बहुत सारे लोग तो 24 आवर क्यों ऑन रखते हैं, पता नहीं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों का मैं देखता हूँ, ऑफिशियल चैट भी हमारे पास है, भाई मैरिड है, उसके बावजूद मतलब इतनी सीक्रेसी है यार 24 घंटे वाले में, मतलब क्या है यार तुम्हारी जिंदगी का, मुझे भी नहीं समझ में आता, मतलब इतना सीक्रेट क्यों बना के रखना, फालतू का सरदर्द पाल के रखते हो। हाँ, जिसके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वहां पर खुद की चैट कर रहे हो तो समझ में आता है भाई, कि घर वाले देख लेंगे तो धर के कुटाई हो जाएगी, तो उससे बचने के लिए कर लेते हो, बट बाकी लोग क्या कर रहे हो, या फिर सबके, अब इस उम्र में भी नहीं कर रहे हो तो क्या ही करोगे। चलो खैर आओ आंसर पे, जल्दी आओ। तो उनको क्या करना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा इनक्रिप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे मामले में इनक्रिप्ट करना चाहिए, जो कि वन टाइम ऑप्शन है इनक्रिप्शन, इसलिए मैंने इनक्रिप्शन वर्ड का इस्तेमाल किया। ईमेल में भी ये ऑप्शन आता है, डोंट वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये आज के डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, चाहे आप पैन कार्ड बना रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, या फिर कोई भी डिजिटल चीजें कर रहे हैं, ये सब जगह इस्तेमाल होता है। इवन आप अगर क्या बोलते हैं ITR फाइल कर रहे हो, उन सब में इस्तेमाल होता है, वो है डिजिटल सिग्नेचर। तो क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर मेरे दोस्त, होता क्या चीज है। अब नॉर्मली अगर मैं कहीं साइन करता हूं, जैसे ये मेरी साइन नहीं है बट समझाने के लिए, ठीक है, कि भैया मैंने साइन कर दिया, ये तो नॉर्मल साइन हो गया, बट कहीं तो कहीं डिजिटल सिग्नेचर भी इस्तेमाल होगा। क्या है डिजिटल सिग्नेचर असल में, क्या है डिजिटल, क्या ऐसी सिग्नेचर को डिजिटली बोर्ड में बोल दिया जाएगा, क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। अगर इसी मान लो इस सिग्नेचर को मैंने एक कोड दे दिया, एक कोड दे दिया, तो ये डिजिटल सिग्नेचर कहलाएगा। क्या मैंने कहा,
इसी सिग्नेचर को मैंने एक कोड में कन्वर्ट कर दिया, वो कोड डालूंगा, ये सिग्नेचर बाहर आ जाएगा। दिस इज डिजिटल सिग्नेचर, दिस इज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल कोड दैट अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन दैट अ कॉन्टैक्ट ऑफ द मैसेज एंड द सेंडर। जहां पर हम बात कर रहे हैं एक डिजिटल कोड जो कि मैसेज के कंटेंट और भेजने वाले की अनोखी पहचान को दर्शाता है या अनोखी पहचान बताता है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, राइट। चलो और बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्पीड को नापने के लिए प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। प्रोसेसर की स्पीड कैसे, मतलब कंप्यूटर की स्पीड किसमें आती है, प्रोसेसर से होती है। प्रोसेसर की स्पीड कैसे नापते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन यही है। कंप्यूटर का स्पीड किस पे मैटर करता है, प्रोसेसर का। अब प्रोसेसर की स्पीड कैसे मैटर करते हैं हम, गीगाहर्ट्ज से, बैंड से, बीपीएस से, आईएमपीएस से। चलो जल्दी से बताओ। गीगाहर्ट, कितना गीगाहर्ट का है वो बताइए। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कितने गीगाहर्ट का है ना। एमबीपीएस भी होता है, अरे नहीं भाई वो इंटरनेट की होती है एमबीपीएस, एमबी पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट, टू कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर, सीपीयू के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो जल्दी से बताओ सीपीयू के दो मुख्य कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का ब्रेन। जैसे हमारा खोपड़ी ये है भाई, सीपीयू कंप्यूटर की पूरी खोपड़ी है, सर है, दिमाग है, वही सब कुछ चलाता है। उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जो कि सारे कैलकुलेशंस को संभालता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि उसके अंदर में जितने भी काम किए जा रहे हैं, टास्क दिए जा रहे हैं, उन सब को प्रॉपरली तरीके से मैनेज करने का काम करता है। तो एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा एएलयू, ये दो यूनिट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना आज की क्लास सबसे इजी होने वाली है भाई। फर्स्ट साइबर लॉ विच इज प्रोवाइडेड द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। भारत में पहली बार ई कॉमर्स को लेकर के पहली साइबर लॉ कब गठित हुई थी। ये एक टॉपिक है जो हमें पढ़ना होता है, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। बेसिक्स बेसिक्स क्वेश्चन इससे आते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किसकी, जल्दी बताओ। आईटी एक्ट 2000 की, क्योंकि फर्स्ट हो रही है आईटी एक्ट 2000। डेट याद रख लो क्योंकि डेट एग्जाम में बहुत बार आते हैं, डेट याद रखना है आपको। आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो इनेक्टेड हुआ था। इनेक्ट कब हुआ था, ध्यान से देख लो, 9 जून 2000 को। ठीक है ना। कम इनटू फोर्स कब हुआ था, इफेक्ट कब से हुआ था, 17 अक्टूबर 2000 से। ठीक है ना। इसमें कुल मिलाकर के कितने 94 सेक्शंस है। ठीक है ना। और 13 चैप्टर हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। ध्यान से देख लो, ये जो भी मैंने सर्कल किया है आईटी एक्ट 2000 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। आईटी एक्ट 2000 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेक्ट कब हुआ था, 9 जून 2000 में। सर लागू कब से हुई थी, तो 17 अक्टूबर 2000 से। कुल मिलाकर के 94 सेक्शन है, 13 चैप्टर है, 4 शेड्यूल्स है, याद रखना, हमेशा भूलना नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, दोनों चीजें, रीड और राइट दोनों। ठीक है ना। इंफॉर्मेशन द स्टोरेज डिवाइस इन अप्रोक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ द टाइम इट इज इट्स लोकेशन इज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो, किसी स्टोरेज डिवाइस जो कि जानकारी के हर हिस्से को लोकेट करता है और पढ़ने और लिखने दोनों की क्षमता रखता है। पढ़ने की भी क्षमता रखता है और लिखने की भी क्षमता रखता है, कौन ऐसा है। कौन ऐसा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या बात है, बहुत अच्छे। जिनका भी ये आंसर हुआ बिल्कुल सही है ना। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं। बोला तो था आज ये क्वेश्चंस बहुत आसान है, आराम से आंसर लाओगे भाई, अच्छे खासे आंसर ला सकते हो आप। अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट अ होल्ड अ कंप्यूटर सेटअप रूटीन इज। एक तरह की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करती है, जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को
मतलब जैसा शुरू करोगे वैसे ही फिर हो जाएगा। मतलब बंद किया, चालू किया, उसी पे चलेगा, मतलब वो जहां पर था वहीं पर रहेगा। मतलब उसमें जो चीजें हैं वो इरेज नहीं होती हैं, मतलब वो हो गया रोम। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना। नेक्स्ट। चलो जल्दी से बताओ। वो कौन सा एप्लीकेशन है? अ, वो कौन सी विशेषता है जो प्रयास और एप्लीकेशन में निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को और लगन हमारा अर्नेस्ट को दर्शाती है? मतलब वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सा टर्म है कंप्यूटर का जो आप बोल सकते हैं हमारा कंस्टेंट एंड earnest effort and the part of the application इसको दर्शाता है? कौन सा वो पार्ट होगा? डिलीजेंस। ठीक है ना। ऑटोमेशन तो आजकल का टाइम आ गया है कि जो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, ये सबसे ज्यादा आजकल व्हाट्सएप में चलता है। आप आजकल कंपनी वगैरह में आप कुछ मैसेज वगैरह करो तो उधर से एक रिप्लाई आता है जिसमें दो तीन ऑप्शन देते हैं, आप उसमें से कोई क्लिक करोगे व्हाट्सएप में, वो ऑटोमेटिक चीजें आपके साथ होती है, राइट। तो वो सारी चीजें आ गई ऑटोमेशन में, ऑटोमेशन नहीं होगा, याद रखना। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय एप्पल कंप्यूटर सिस्टम? अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी जो एप्पल है हमारा, उसके कौन सा यूज करते हैं? चलो जल्दी से बताओ। कौन सा यूज करते हैं हम लोग उसमें? बिल्कुल सही, मैक। अच्छा, ये मैक का फुल है क्या? मैक असल में है क्या? मैग्नीटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे। मैग्नीटॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज कॉल्ड मैक, राइट। याद रहेगा ये चीज। भाई देखो, नेम्स अच्छे से याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में क्या पता कि ये मैक लिखा ही ना रहे, मैग्नीटॉस लिखा रहे, फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना, है ना। ओके, दो स्टेटमेंट है हमारे पास, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। कंप्लायर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। टच स्क्रीन जो मॉनिटर है एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। चलिए जल्दी से बताइए। कंप्लायर एक सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सॉफ्टवेयर है सर। टच स्क्रीन, जैसा कि ये भी आप ये देख रहे हैं, मैं इसको टच भी कर रहा हूं और आप इसको देख रहे हैं, चूंकि टच स्क्रीन है। टच मतलब मैं लिख रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं वो इनपुट हो गया, और यहां पर चीजें वो दिख भी रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूं, तो ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो गया, या भी है और दोनों भी है, तो दोनों हो जाएगा भाई। तो बोथ आर स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर होल्ड टुगेदर the various important components of the computer such as CPU, memory and input output devices? इनमें से इनमें से कौन सा वो पार्ट है जो कि सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट रखता है या फिर अपने पास रखता है? ठीक है, क्या क्या पास में रखता है, इनमें से कौन सा वो हार्डवेयर का पार्ट है जो कि सीपीयू को, मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अपने साथ में कनेक्ट रखता है? मदरबोर्ड भाई, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट नहीं मेरे दोस्त, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही वो पार्ट है जो कि इस प्रोसेसर को भी रखेगा, सीपीयू भी रखेगा, मतलब सब कुछ इसी से कनेक्टेड है, यही है कंप्यूटर। ये ना हो तो कंप्यूटर ही नहीं है। आपके फोन के अंदर में जो किट है ना, आपके फोन में भी मदरबोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा बस है वो, अगर वो निकाल दोगे सब खत्म हो जाएगा, मदरबोर्ड ही सब कुछ देखती है। ठीक है, सबसे पहले वही हार्डवेयर का नीड है, बाकी सब बाद में आ जाते हैं उसके साथ। इनकरेक्ट पेयर को फाइंड आउट कीजिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा गलत जोड़ी है, पहचानिए।
मतलब सही को ढूंढ लो, बाकी मिल जाएगा अपने आप। चलो जल्दी से बताओ। अभी तो समझाया था भाई, बोला था ना वो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में देखने को। चलो जल्दी से बताओ। ग्राफिक्स फॉर्मेट, बिल्कुल सही बात है। ये इमेज फॉर्मेट होता है। ये एक इमेज फॉर्मेट के लिए होता है। इसके लिए डॉट डी ओ सी, आइदर डॉट डी ओ सी एक्स का इस्तेमाल होगा। ये भी सही है, ऑडियो फॉर्मेट है, ये भी सही है, एक्सटेंशन फाइल है। तो बी नंबर यहाँ पर सही है ना। चल, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, भले आराम से आप लोग देख लीजिए, देन फिर आंसर दीजिए। कंप्यूटर क्या है, क्वेश्चन में ये कंप्यूटर का प्रॉपर डिफिनेशन क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो कि स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। जल्दी भी करता है, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गुणात्मक और मात्रात्मक, यानी कि क्वालिटी भी देगा और मात्रा में भी देगा, दोनों तरह से डेटा को तेजी से और सटीकता से स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। आपकी जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर ही कहलाती है, बस वो छोटी कंप्यूटर है, वो बड़ी कंप्यूटर है, बस अंतर इतना ही है। दोनों में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट है दोनों कंप्यूटर ही, याद रखना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है ये, जल्दी से बताओ। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। चाहिए साथ में है, स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑनलाइन लर्निंग आएगा इसमें, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एडुसाटा, जो हमारा एडुसाटा जो होता है उसके थ्रू भी आप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। वेब बेस्ड लर्निंग अगर आप करते हैं वो भी आता है, सब चीज आएगा। जैसे कि अभी आप जो पढ़ रहे हो ये भी एक आईसीटी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ये भी जो आप पढ़ रहे हो ना मेरे साथ में, अभी आप यूट्यूब पे कर रहे हो, चाहे लक्ष्य एकेडमी ऐप पर करो, कहीं से भी करोगे, ये सब आईसीटी का ही एक पार्ट है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑन अ कीबोर्ड कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज AS2 वैल्यू विच इज स्टैंडर्ड फॉर। ये किस चीज में आता है, टू नहीं बोलूंगा, आई आई बोलूंगा, असल में टू मेरे मुंह से अक्सर निकल जाता है इसीलिए, ठीक ना। ASCII, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए किस में आता है। ये बेसिकली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस को दिखलाता है। ये है क्या, तो कंप्यूटर का कीबोर्ड आपने ध्यान दिया है, वो हमेशा क्वर्टी कीबोर्ड होता है। क्या होता है क्वर्टी कीबोर्ड, एबीसीडी सीरीज को ना, ABCDEFG ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं वैसे नहीं होता। ऊपर में क्यू होता है, फिर डब्ल्यू होता है, फिर ई होता है, फिर आर होता है, फिर टी होता है, फिर वाई होता है, फिर भी, हाँ वाई होता है, फिर यू होता है, फिर IOP, ऐसे बना हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड क्वर्टी कीबोर्ड, ठीक है ना। भाई ABCD से बना सकते थे, यहाँ पहले ए लिखो फिर BCDEFG, वैसे नहीं लिख करके भाई लगे डिजाइन किया गया है इसको, राइट। तो क्वेश्चन वही था हमारे पास में। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, जो कि परफॉर्म करता है कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन, जो कि क्या कर रहा है सर, ध्यान से देखेंगे, कैलकुलेशंस करता है और डिसीजन लेता है। कैलकुलेशन कौन करता है, ALU। अभी कुछ देर पहले मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था, जब ये आया था तब, है ना। तो जल्दी से बताओ फुल फॉर्म क्या होगा तब। चलो जल्दी से बताओ।
बिल्कुल, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, डीपीआई। व्हाट इज डीपीआई? ये बेसिकली आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। अगर प्रिंटर आप लोग यूज कर रहे हो, कभी खरीदा हो, तो ये सबसे ज्यादा वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर हम कैलकुलेट करते हैं डॉट पर इंच को लेकर के। क्या लेते होते हैं? एक इंच में कितने डॉट्स बनते हैं, जितना ये कम, जितना ज्यादा होगा उतना इमेज की क्वालिटी बेस्ट होगी, डॉट पर इंच। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट। कितने स्कोर किए कमेंट करके बताओ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो सच में से 20 में से 18 प्लस लेकर के आ रहे हैं? अगर आप 18 प्लस लाते हो तो वाकई में आप तैयारी कर रहे हो, और नहीं ला रहे हो, भैया राम जाने फिर क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। बस इतना पता है कि शायद आप 6% में तो नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इजी टॉपिक में नहीं ला रहे हो तो भाई टफ टॉपिक में कैसे लाओगे? तो पढ़ाई शुरू करो। ये जो मैं टेस्ट ले रहा हूं आपके साथ में ना, ये एक तरह से समझ लो, ये आपको खुद को चेक करने का तरीका है कि भाई आप कर क्या रहे हैं। राइट? तो खुद को चेक कीजिए, समझिए, एनालाइज कीजिए और ग्रो कीजिए। राइट? चलो, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, चाहे वो पेपर 1 की हो या फिर हमारी कॉमर्स की हो, नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाओ, जाके इनरोल करो, पढ़ना स्टार्ट करो। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सभी लोगों को राधे राधे।